Hello dear students, welcome back on my YouTube channel. Let's start our today's topic that is climate. तो मौसम और क्लाइमेट में तो ये जलवायु में तो आप अंतर समझ गए होंगे, है ना। जो एक दिन का जैसे हम कह देते हैं कि आज तो बहुत अच्छा मौसम है ना, कल तो बहुत धूप थी, तो वो तो मौसम हो गया, ठीक है। अब 30 ईयर्स या 50 ईयर्स मतलब बहुत लंबा पीरियड जहाँ की जलवायु, जहाँ का वो मौसम है वो क्या हो गया, जलवायु हो गई। तो अब अपन आगे का स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ लिया था कि जलवायु के कारक कौन कौन से हैं। देखिए, एक तो ऊंचाई, उच्चावच हो गए, ठीक है, मतलब वहाँ का धरातल। अक्षांश हो गए, ठीक है। अक्षांश कैसे प्रभावित करेंगे कि जो कर्क रेखा पे सूर्य जब चमकेगा तो वहाँ पे धूप ज़्यादा होगी, जब वो मकर रेखा पे चमकेगा तो वो नॉर्थ में क्या होगी, सर्दी होगी। इस करके वहाँ का जलवायु चेंज होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो अब मेनली ना ये चीज़ मान के चलो कि इंडिया की जलवायु कैसी है। इंडिया देखिए, ये अपना क्या है, ट्रॉपिकल एरिया है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है ये, ठीक है, कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। तो यहाँ उष्ण कटिबंधीय का क्षेत्र बनता है, ठीक है। उसके बाद में और क्या है जो मेनली हम कहते हैं वो कैसी है, मानसूनी जलवायु है। क्यों है, क्योंकि यहाँ दक्षिण पूर्व से और उत्तर पूर्व से बारिश, दक्षिण पश्चिम से और उत्तर पूर्व से बारिश होती है, ठीक है। कहाँ से होती है, एक तो यहाँ से होती है, एक यहाँ से होती है, ठीक है। अब हम वो समझेंगे वो कैसे होती है। पहले हम ये क्षेत्र समझ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ग्लोब है, ब्लू पेन ले लेती हूँ। ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ये जो बीच की जो रेखा है वो क्या है, भूमध्य रेखा है। इक्वेटर है 0 डिग्री और इसके 5 ये जो क्षेत्र है, ठीक है, 5 डिग्री का जो क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है। इसको वैसे तो डोलड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोलड्रम। तो पूछ ले कि डोलड्रम क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो कहाँ से होता है, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ में, 0 डिग्री से 5 डिग्री साउथ में। ये क्षेत्र क्या है, डोलड्रम का क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ पे 23.5 डिग्री यहाँ से मानो, ये तो ये 30 की है, तो यहाँ से मानो ये लाइन है, ये क्या है, अपनी कर्क रेखा है। क्या है, कर्क। और इधर 23.5 मान लो यहाँ, ये क्या हो गई, मकर, ठीक है, मकर, ठीक है। अर्थ घूमती है, सबको पता है, ठीक है। घूमती है तब क्या होता है कि सन एक बार तो यहाँ पे तो वो सीधा चमकता ही चमकता है, पर एक वक्त ऐसा आता है जो वो कर्क रेखा पे, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो मकर रेखा पे। तो जब कर्क पे चमकेगा तो जाहिर सी बात है सूरज चमकेगा तो गर्मी होगी, और यहाँ गर्मी होगी तो यहाँ ठंड होगी। और जब मकर पे चमकेगा तो यहाँ गर्मी होगी और वहाँ ठंड होगी, ठीक है। ये हमारी जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए बात करते हैं, ये क्षेत्र कौन सा हो गया अपना, भूमध्य सागरीय। तो यहाँ का वायु दाब कैसा होगा। अब एक चीज का मेनली ध्यान रखना है कि वायु दाब और तापमान का रिलेशन कैसा है, ऑपोजिट रिलेशन है, ठीक है। कैसा रिलेशन है, ऑपोजिट रिलेशन है। जब ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, जब ये ज्यादा तो ये कम, ठीक है। और जब ये ज्यादा कब होगा, जब ये कम होगा, ठीक है। तो अब हिमालय की बात करें तो हिमालय में आप कह सकते हो वहाँ पे वायु दाब कैसा होगा, ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ बर्फ़ है, ठीक है। जो मध्य एशिया का पार्ट है, पश्चिमी एशिया का पार्ट है, वहाँ ठंडी ज़्यादा है, तो ठंड ज़्यादा होगी, वहाँ वायु दाब उच्च होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा तापमान कम होगा, तो तापमान कम, वायु दाब ज़्यादा, ठीक है। टेम्परेचर लो, ऐसे मान लो TL, टेम्परेचर लो तो क्या होगा, HP, ठीक है, हाई प्रेशर, ठीक है, हाई एयर प्रेशर। और क्या, टेम्परेचर H तो LP, लो प्रेशर, ऐसे याद रखना, ठीक है। और वायु कैसे चलती है, हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। कहाँ चलती है, उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर, ठीक है। तो ये इतना समझ में आया होगा आपको कैसे चलेगी। अब देखिए हम गर्मी की बात करते हैं पहले, ठीक है। तो गर्मी में क्या होता है, यहाँ पे सन मकर रेखा पे
होगा तो मकर रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है, 8 स्टेट से गुजरती है, मैंने बताया था। जब यहाँ पे चमकेगा, ठीक है, तो गर्मी ज़्यादा होगी, है ना। क्या होगा यहाँ पे, TL होगा, ठीक है। TL होगा क्या, टेम्परेचर लो थोड़ा होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। हिंदी में लिख देते हैं ना, फिर कंफ्यूजन होगी। ताप ज़्यादा होगा, और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा। तो जब यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र है तो यहाँ कैसा क्षेत्र होगा, उच्च वायुदाब का। कैसा होगा, उच्च वायुदाब का, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। अब एक चीज़, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या तमिलनाडु में दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये मानसून कौन सा हो गया, दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ठीक है। जब यहाँ से पानी अंदर आता है, और पानी अंदर कैसे आएगा कि ये जो हवाएं हैं वो कैसी है, उच्च वायुदाब है यहाँ पे। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तापमान क्या है, कम है, ठीक है। अब देखिए जहाँ तापमान अधिक होता है ना, ठीक है, तापमान अधिक होगा तो क्या होगा, वहाँ पे यहाँ की वायु ऊपर उठेगी क्योंकि हल्की होती है, ठीक है, ये ऊपर उठ गई। अब दूसरी जगह जहाँ क्या है, तापमान ठंड ज़्यादा है, नमी ज़्यादा है जहाँ पे, ठीक है, वहाँ से वहाँ की जो हवाएं हैं वो यहाँ आ जाएगी। जब वो यहाँ आएगी तो वो क्या करेगी, किसी चीज़ से टकरा के वर्षा करेगी। आया समझ में। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होगी, वर्षा कब होती है, गर्मी में, ठीक है। अब जब यहाँ की उच्च वायुदाब की जो हवाएं हैं, ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, ये ठंड है यहाँ पे, ये ठंडी वाली जगह है, यहाँ पे क्या है, अब ठंडी वाली जगह है। अब ठंड से जब ये हवाएं कहाँ, यहाँ निम्न वायुदाब की तरफ बहेगी तो यहाँ पे बीच में क्या है, पानी पानी है, तो यहाँ से नमी लेके आएगी, ठीक है। अब जब ये नमी लेके आएगी तो यहाँ से एक क्वेश्चन पुट किया जाता है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से जो वर्षा होती है क्या वो तमिलनाडु में वर्षा करेगी, तो नहीं करेगी। यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा नहीं होगी, ये सीधी ऐसे टकरा के आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आई होप कि वायुदाब दक्षिण पश्चिमी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती, तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती। अब हम बात करते हैं सर्दी की भारत में। तो देखिए ठंड होगी यहाँ पे, तो यहाँ का वातावरण कैसा होगा, वायुदाब कैसा होगा, क्योंकि उच्च वायुदाब कहाँ होता है, जहाँ टेम्परेचर लो होता है, ताप कम होगा तो उच्च वायुदाब का क्षेत्र होगा। अब क्या हुआ, मध्य एशिया, मध्य व पश्चिमी एशिया का वातावरण कैसा है, ठंडा। कैसा है, ठंडा। अब ठंडा होने के कारण जब ये यहाँ से आएंगे तो क्या अपने साथ नमी लाएंगे, ठीक है। यहाँ से होके जब ये यहाँ आएंगे तो यहाँ थोड़ी बहुत वर्षा होती है राजस्थान की साइड, ठीक है। फिर यहाँ से वर्षा होगी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में। तो ये मानसून कैसा हो गया, कैसा मानसून हो गया, ये हो गया उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। तो पूछ ले कि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा कहाँ होती है, ज़्यादा वर्षा नहीं होती क्योंकि यहाँ भी देखिए ये पार्ट है, स्थल का पार्ट है, ठीक है, ज़्यादा नमी नहीं है यहाँ पे, बस यहाँ बर्फ़ जमे होने के कारण, ऊंचाई पे ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, ठंड है। लेकिन बारिश तो होगी जब तक ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं, तो बीच में जो नदियाँ झील वगैरह आती है वहाँ से थोड़ी नमी उठा लेती हैं और यहाँ बारिश कर देती है। आया समझ में। तो उत्तर पूर्वी मानसून से जब वो भारत में आता है तो वो कहाँ वर्षा करता है, सिर्फ तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। कहाँ करेगा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको कि जब गर्म क्षेत्र होगा, ये मान लो गर्म है,
ठीक है, इसके आसपास कहीं ना कहीं ठंडा क्षेत्र होगा। तो गर्म क्षेत्र में क्या होता है, गर्मी के कारण वो वाष्प बन जाता है ना, तो ये हवाएं हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर उठ जाती है तो यहाँ स्पेस रह जाता है। अब इस स्पेस को भरने के लिए भी हवा चाहिए होगी, तो ये जो दबाव डालती है ठंडी हवाएं वो अपना यहाँ अस्तित्व स्थापित कर लेती हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि वायु की बारिश कैसे होती है यहाँ पे। ठीक है, तो जब करक कहाँ जून से सितंबर के, जुलाई से सितंबर के बीच मान के चलो, एक जो ये जो क्षेत्र है वो कैसा है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। कैसा क्षेत्र है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अंत उष्ण, कहाँ लिखें, चलिए यहाँ लिखते हैं, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब ये क्या होता है, क्या लफड़ा आ गया नया, है ना, क्षेत्र। तो देखिए ये क्या होता है, यहाँ मैंने बताया सन हमेशा अपनी किरणें सीधी रखता है। ठीक है, सनरेज हमेशा सीधी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधी होने के कारण क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठ जाएगी हल्की होके। गर्म हवा क्या होती है, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर। ठीक है, फिर क्या होगा कि ठंडी हवाएं वो जगह ले लेगी। कैसे लेगी वो जगह, यहाँ गर्त बन जाएंगे, इससे क्या होगा, गर्त बन जाएगा। ठीक है, गर्त बनेगा, फिर क्या होगा, ठंडी हवाएं उसमें आ जाएगी, ठंडी हवाएं आ जाएगी उसमें। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या है, अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, क्या हो गया, ITCZ। तो इसकी फुल फॉर्म पूछ ले तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन और अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। और इसका क्या विस्तार पूछ ले तो भूमध्य रेखा से 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण में। तो 5 डिग्री उत्तर में कब होगा, जब सन कहाँ, मकर पे होगा। उत्तर में 0 से 5 डिग्री नॉर्थ में जब करक रेखा पर सन होगा। ठीक है, सूर्य की किरणें, तब तो क्या होगा, ये क्षेत्र कहाँ, नॉर्थ में होगा। ठीक है, और 5 डिग्री साउथ में कब होगा, जब ये मकर रेखा पे चमकेगा। तो आई होप अब देखिए कि जब गर्मी में कहाँ, जुलाई के महीने में ये कहाँ होता है, गंगा के तट पे 20 से 25 डिग्री। ठीक है, 20 से 25 डिग्री पूर्वी अक्षांश गंगा तट पे कब, जुलाई में, क्योंकि सूर्य जून में 21 जून को यहाँ चमकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फिर गंगा तट पे ये अभिसरण क्षेत्र होगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ, घिच पिच हो गया ना। जिसको स्क्रीनशॉट मारना हो ना तो वो मार लें। ठीक है, क्या क्या चीज़ें बताई जाती है वो डिजिटल नहीं है, जो पीछे वापस आके देख लें। अब थोड़ा सा बारे में ये बताती हूँ और फिर भूल जाती हूँ ना, कुछ और बताने लग जाती हूँ। देखो 0 से 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ में क्या डोलड्रम क्षेत्र होता है, क्या डोलड्रम क्षेत्र। 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में डोलड्रम क्षेत्र। ठीक है, और फिर उपोष्ण, ये उष्ण कटिबंधीय हो गया, फिर ये उपोष्ण कटिबंधीय हो गया। ठीक है, कैसे लिखूं यार, यहाँ पे देखिए ये उष्ण कटिबंधीय है,
ये क्षेत्र, ठीक है। और फिर नीचे वाला भी यही उष्णकटिबंधीय है। फिर इसके बाद में जो 30 से 35 डिग्री का होता है वो उपोष्णकटिबंधीय होता है। फिर ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय, फिर शीतकटिबंधीय, ऐसे आते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं कि वायुदाब कहाँ कैसा होगा। ध्रुव की साइड से आते हैं, ठीक है। ये ध्रुव है। क्या तापमान निम्न, ताप क्या है, निम्न, क्या होगा, ताप निम्न, ठीक है। यहाँ उच्च है, सॉरी उच्च आएगा, क्योंकि मैंने बताया ताप निम्न है तो वहाँ क्या उच्च आएगा, ठीक है। अब मैम यहाँ उपध्रुवीय है तो यहाँ निम्न क्यों, क्योंकि यहाँ से तो तापमान ज़्यादा है, यहाँ क्या है तापमान ज़्यादा, तो इस करके यहाँ क्या आ गया निम्न। ऑपोजिट है, तापमान ज़्यादा और निम्न वायुदाब। फिर अब बात करते हैं उपोष्ण उच्च। उच्च क्यों है, क्योंकि जो ये क्षेत्र है यहाँ से तो कम है तापमान, जो उष्णकटिबंधीय है यहाँ पे कम तापमान है, कम तापमान है तो यहाँ क्या होगा उच्च भूमध्यय वायुदाब होगा, ठीक है। भूमध्य वायुदाब कैसा है, उच्च। फिर इसके बाद वाला ये उच्च हो जाएगा, ठीक है, और ये निम्न हो जाएगा, फिर उच्च ही होगा ये भी, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ये समझ में आया होगा। हैडले कोष का पूछ ले तो कहाँ होता है हैडले कोष, 30 से 35 डिग्री के बीच का, ठीक है। फेरल कोष का पूछ ले तो जो पछुआ पवन का जो है क्षेत्र वो उपोष्ण वाला, ठीक है। अब देखिए व्यापारिक पवनें और ये चलती कैसे, ये क्या है व्यापारिक पवनें हैं, क्या है व्यापारिक पवनें। जब बात गर्मी की आती है तो ये कहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है, ठीक है, क्योंकि सन यहाँ से इधर होगा, यहाँ से इधर होगा तो क्या दक्षिण, देखिए दक्षिण और पश्चिम से चलेगी, चल रही है दक्षिण पूर्व से चलेगी, दक्षिण पूर्व से चलेगी और कहाँ जाएगी आगे उत्तर पूर्व में। और यहाँ से आएगी जब सन मकर पे चमकेगा तब कैसे आएगी ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ। आया समझ में, तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम ग्रीष्म ऋतु में धरातल वायुदाब व पवनें की। शीत ऋतु की है ये, तो धरातल वायुदाब व पवनें मैंने आपको बता दिया। सीधी बात है कि शीत ऋतु होगी तो धरातल जो अंदर का भाग है, यहाँ तो सम है ही, सम वायुदाब है ही, जो अंदर का भाग है धरातल का जो भाग है वहाँ पे वायुदाब कैसा होगा, कैसा होगा निम्न। ये तो ग्रीष्म में होगा, शीत की बात कर रहे हैं ना अभी। उच्च वायुदाब होगा, कैसा वायुदाब होगा उच्च वायुदाब, ठीक है। और पवनें कहाँ से कहाँ चलेगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। कहाँ से, मध्य एशिया से, मध्य व पश्चिमी एशिया से आएगी, ठीक है, पश्चिमी एशिया से आएगी पवनें, ठीक है। और वायुदाब कैसा होगा उच्च वायुदाब होगा। और क्या है इसमें देखिए, ये कहते हैं हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब के अंदर होता है, ये तो मैंने बता ही दिया। तिब्बत पे कैसा होता है, हिमालय तिब्बत कैसा केंद्र होते हैं, उच्च वायुदाब का केंद्र होते हैं, तभी तो ये यहाँ आएगी। आया समझ में, यहाँ जब उच्च वायुदाब का केंद्र बनेगा तभी तो यहाँ से हवाएं आएगी। फिर बात करते हैं जेट प्रवाह और परिसंचरण की। परिसंचरण क्या होता है, देखिए वायुदाब वायु का प्रतिरूप होता है, ठीक है, कि उनके बहने का प्रतिरूप होता है परिसंचरण। तो जेट प्रवाह और परिसंचरण की बात करेंगे तो ये क्या है, एक तो क्षोभ मंडल के नीचे नीचे, कहाँ क्षोभ मंडल के नीचे यहाँ पे प्रवाहित होंगी। और होती क्या है ये, पछुआ पवनें होती है, ये मैंने बताया आपको कैसी होती है पछुआ पवनें। तो शीत ऋतु में कैसी होगी ये होगी, ठीक है, कहाँ से, मध्य पश्चिम एशिया से पूर्व की ओर, ठीक है, पूर्व उत्तर की ओर बहने वाली हवाएं होंगी, ये हवाएं होंगी। मध्य एशिया से
मध्य पश्चिम एशिया से, यहाँ मध्य पश्चिम एशिया, यहाँ से इस ओर बहने वाली हवाएं होगी, ये यूं यूं जाएगी। ओके, अब आगे बात करते हैं पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो यहाँ जो चक्रवात आते हैं उनकी बात, और पश्चिमी जो पश्चिम के जो चक्रवात है इधर वो विक्षोभ। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में से प्रवेश करती हैं, यहाँ से प्रवेश करती हैं। कौन सा, ये कहाँ से, यहाँ से, क्या, पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से प्रवेश करेगा, उत्तर व पश्चिम से प्रवेश करेगा। और क्या है इसके अंदर, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो ये पश्चिम से है तो पश्चिमी जेट प्रवाह है। ठीक है, और शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत है। अब शीतकाल में भी कभी रात में तापमान बढ़ेगा, अगर बढ़ रहा है तो वो किसका संकेत है कि ये पवनें आ रही हैं। अगर रात्रि का ताप बढ़े तो ये पवनें भारत में प्रवेश कर रही है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। कहाँ उत्पन्न होंगे, यहाँ। कौन से, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये बंगाल की खाड़ी हो गई, और यहाँ पे क्या हो गया, इंडियन ओशन। ठीक है, कहाँ, हिंद महासागर व बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ, यहाँ, और पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ कहाँ, यहाँ। आया समझ में। वर्षा ज्यादा होगी क्योंकि हवाएं नमी लेके आएंगी यहाँ से, और जब ये यहाँ ज़्यादा वर्षा करेगी तमिलनाडु में और ओडिशा में। क्यों, क्योंकि ये यहाँ तट रह गया इनका, कहाँ, ओडिशा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ करेगा, ओडिशा, एपी, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज़्यादा वर्षा करेगा, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और आपने देखा होगा कि जो शीतकाल में भी इस साइड ज़्यादा तूफान आते हैं, वो इन्हीं के कारण आते हैं। उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात में अगर आपसे पूछ ले कि शीतकाल में यहाँ ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पे तूफान ज़्यादा क्यों आते हैं, तो वो क्यों आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके वजह से क्या होता है कि जो नमी लेके ये हवाएं चलती है, तीव्र जेट प्रवाह वाली हवाएं होती हैं, तो वो कहाँ टकराती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से टकराती है, और यहाँ पे बहुत पूरी तरीके से बारिश करती है, मूसलाधार बारिश जो बोलते हैं वो करती हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्रीष्म ऋतु की क्रियाविधि। तो ग्रीष्म ऋतु में एक बात तो आपने मान ली कि यहाँ क्या है, निम्न वायुदाब का होगा। निम्न वायुदाब का क्यों होगा, क्योंकि तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। गर्मी में तापमान ज़्यादा ही होगा क्योंकि कर्क रेखा पे सूर्य एकदम सीधा चमकता है। यहाँ का रीज़न क्या है कि ये तटवर्ती एरिया है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ से वायु उठेगी। जब यहाँ से वायु उठेगी तो यहाँ बारिश करेगी, उत्तरी भारत के मैदान में बारिश करेगी। तो सैम धरातल वायुदाब व पवनें की बात करेंगे तो पवनें कहाँ से आएंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलेगी, और इसमें कुछ नहीं है। जो अंतउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है उत्तर की ओर खिसकेगा, कि जब गर्मी आएगी तो यहाँ वाला ये जो क्षेत्र है उत्तर की तरफ खिसकेगा, उत्तर की तरफ खिसकेगा। तो ये क्या करेगा, जो हिमालय है, हिमालय के 20 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश में समांतर बहेगी, समांतर बहेगी क्या, पवनें। ओके, उसके बाद में और कुछ नहीं है इसके अंदर। उत्तर की ओर खिसकने से जेट प्रवाह है, पश्चिमी जो जेट प्रवाह है वो भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतर संबंध है। कोई मैन बात नहीं है, ज़्यादा तो मैंने सब कुछ बता दिया आप लोगों को।
एक आया है कि दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु सहंती। वायु सहंती क्या होता है भाई? वायु के, देखो वायु का एक ऐसा भाग होता है जहाँ पे आर्द्रता और तापमान दोनों में वायु क्या होती है? समान होती है, समान। ठीक है, वो क्या होता है? वायु संहति होता है। क्या होता है? वायु संहति। ठीक है, ज़्यादातर मैंने वर्ड्स में साथ साथ बता रही हूँ आप लोगों को। और एक कोरियोलिस बल आया था, वो क्या होता है वो देखिए। वो किस में? इसके बारे में आया था कि कोरियोलिस बल के कारण जो दक्षिण पश्चिम से, जो दक्षिण पूर्व से जो व्यापारिक पवनें चल रही हैं वो कहाँ बदल जाती है? उत्तर पूर्व में बदल जाती है। किस बल के कारण? इस बल के कारण। क्या बोला मैंने? दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व में बदलती है। क्यों? रीजन क्या है? कोरियोलिस बल। अब ये कोरियोलिस बल क्या है? पृथ्वी के घूर्णन से जो उत्पन्न होता है वो क्या है? कोरियोलिस बल। वेरी सिंपल। तो ये समझ में आया होगा आपको। अब देखिए ये क्लियर हो गए। अब जेट प्रवाह और परिसंचरण की बात करते हैं तो यहाँ पे जेट प्रवाह कैसा होगा? क्षोभ मंडल के निम्न में चलेगा। यहाँ भी जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। क्या? प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जो जेट प्रवाह है, यहाँ पे अब प्रवाह कौन सा होगा? जेट प्रवाह होगा। देखिए पूर्वी जेट प्रवाह है। क्या होगा? पूर्वी जेट प्रवाह है। क्यों होगा? तो देखिए यहाँ से बारिश उठेगी। ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह है और ऊपरी वायु संचरण। तो कितना है उसका? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने की? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से क्या ये वायु ऊपर आएगी? जेट प्रवाह है ऊपर आएगी। इसके कारण क्या होगा? अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। क्या स्थित हो जाता है? जेट प्रवाह है। 15 डिग्री उत्तर और 22 डिग्री। कब? अगस्त में 15 डिग्री उत्तर में और सितंबर में 22 डिग्री उत्तर में क्या? जेट प्रवाह है। कौन सा? पूर्वी जेट प्रवाह है। ठीक है, किसकी? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं अब हम। किसकी? ग्रीष्म ऋतु की। और उसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात, सैम यहीं से आएंगे वो भी। चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता एवं प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण करता है। अब यहाँ भी वेस्ट बंगाल की साइड आता है तूफान। क्यों आता है? पूर्वी जेट प्रवाह के कारण। और इसमें बात हुई थी किसके कारण आता है कि शीतकाल में अगर तूफान आ रहा है उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में तो वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण आ रहा है। और यहाँ आ रहा है तो वो पूर्वी जेट प्रवाह के कारण आ रहा है। आई होप इतना कुछ समझ में आया होगा। कल से हम बात करेंगे भारतीय मानसून की प्रकृति की, और एक एल निनो है जो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ हो सकती है मिस्टेक, नॉट अ बिग डील। आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन बीइंग, ओके। थैंक यू फॉर स्पॉट मी।